हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 मीन्स 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, ये क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और अपनी रेगुलर स्टडी के अकॉर्डिंग पहले हम इसके एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, मतलब कहानी की तरह समझेंगे। फिर इसके सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ स्टडी करेंगे और एक वीडियो में फिर इसका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। या हमारी यही सारी विशेषताएं इसको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बनाती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस देश फ्रांस से हुई, ये पूरी दुनिया में है कहाँ पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड मैप पर जो बिल्कुल बीचों बीच में यूरोप का मैप है, इस यूरोप के बिल्कुल वेस्ट साइड में ये एरिया जो है ये है आपका फ्रांस। अब इस फ्रांस को अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा यूरोप का मैप है और ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है आपका फ्रांस और इसी में ये रेवोल्यूशन हुई थी जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि रेवोल्यूशन जो हुई इसके पीछे कारण क्या था, मतलब फ्रांस में ये जो घटनाएं हुई, रेवोल्यूशन हुई, ये क्यों हुई, इसके पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बड़े अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले था मोनार्की सिस्टम, मतलब राजतंत्र, राजा का शासन। और यहाँ पर जो इस रेवोल्यूशन के जस्ट पहले राजा थे वो थे लुई 16, जो कि 1774 में यहाँ के राजा बने थे। अब इनके दौरान फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, उनको अच्छे से समझना है, वही इस रेवोल्यूशन का कारण था। क्या था वो कारण? तो ये जो 3 हिस्से थे फ्रेंच सोसाइटी के, इनको एस्टेट कह के पुकारा जाता था। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में सारे क्लर्जी लोग थे, मतलब चर्च से जुड़े हुए सारे लोग, पादरी। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी मीन्स कुलीन, अमीर वर्ग के सारे लोग। और थर्ड एस्टेट में जनसाधारण, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर, मतलब कि व्यवसायी, व्यापारी, किसान, कारीगर जैसे साधारण लोग आते थे। अब सिस्टम क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट, जिनको डायग्राम में भी ऊपर दिखाया है, ये समाज में, सोसाइटी में भी ऊपर ही माने जाते थे, उच्च वर्ग माने जाते थे। और थर्ड स्टेट को जहाँ नीचे दिखाया गया है, इनको हमेशा नीच ही माना जाता था और भेदभाव भी इन्हीं के साथ होता था। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स फ्री थे, दोनों को कोई टैक्स नहीं देना, और वैसे ही दोनों अमीर वर्ग हैं। थर्ड स्टेट में ऑलरेडी गरीब वर्ग हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे टैक्सेस इन्हीं के ऊपर लादे गए हैं कि सारे टैक्सेस यही लोग भरेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है टाइप। टाइप जो कि एक धार्मिक कर था, जो थर्ड स्टेट के लोग सीधे चर्च को दिया करते थे। ऐसे ही टेल, ये एक राजकीय कर था जो कि ये लोग सीधे किंग को दिया करते थे, राज्य को। तो इस तरीके से सारे के सारे जो टैक्सेस थे उनका बोझ थर्ड स्टेट पर था, जो कि ये डायग्राम अच्छे से दिखाता है कि क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो हैं वो थर्ड स्टेट पर सवार है, मतलब कि सारा का सारा बोझ थर्ड स्टेट हो रहा है और ये दोनों इंजॉय कर रहे हैं जन्म से जो इन्हें अधिकार मिले हैं। लेकिन होता क्या है कि इसी थर्ड स्टेट में जब कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं तो वो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग एक नया वर्ग उत्पन्न करते हैं जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। इस मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि इस सोसाइटी में ये जो थर्ड स्टेट वाला सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट वाला, ये पूरी तरह से हमारा नुकसान कर रहा है और हमें इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास वर्ग के लोग आए, उन्होंने ही फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ कब उठाई? 5 मई 1789 को एक नेशनल असेंबली की मीटिंग में। इस असेंबली में क्या था? ये एक तरह की मीटिंग थी कि जो किंग था लुई 16, अगर उसको कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो, टैक्स वगैरह बढ़ाने हो, तो वो तीनों एस्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको बुला करके मीटिंग करता था और तीनों एस्टेट्स को एक एक वोट का अधिकार था। एक एस्टेट एक वोट। फिर जिस मतलब जहाँ 2 वोट पड़ जाए उसी बात पर सहमति होती थी। ऐसे ही अभी जो 1789 का माहौल था, इस टाइम पर लुई 16 के ऊपर काफ़ी कर्ज आ चुका था और इनकी शानो शौकत, राजकीय खर्चों में काफ़ी पैसा लग रहा था, अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सुधार के लिए ये टैक्स बढ़ाना चाहता था और टैक्स बढ़ते तो भरने किसको बढ़ते? थर्ड स्टेट को। तो इस रिगार्डिंग टैक्स बढ़ाने के लिए इसको एक मीटिंग बुलानी पड़ी 5 मई 1789 को, 1789 को।
जिसमें फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी के 300 मेंबर आते हैं और उनको लेफ़्ट साइड में बिठाया जाता है सीट्स पर, और 300 ही मेंबर नोबिलिटी के आते हैं, उनको राइट साइड में बिठाया जाता है। लेकिन थर्ड एस्टेट के 600 लोग आते हैं, जिनमें से 300 को क्लर्जी के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और 300 को नोबिलिटी के पीछे खड़ा कर दिया जाता है। तो ये भी साफ साफ भेदभाव दिख रहा है कि इनको बिठाया नहीं जाता है, इनको खड़ा किया जाता है। इससे भी बड़ा भेदभाव आगे होगा। इस मीटिंग में क्या होता है कि लुई 16 ने तो कह दिया कि भाई हमें टैक्स बढ़ाने हैं, अब आप बताएं आपकी सहमति क्या है। तो सिंपल सी बात है, क्लर्जी तो कहेगा बढ़ाओ क्योंकि इनको तो देने नहीं है, नोबिलिटी भी कहेगा बढ़ाओ, इनको भी देने नहीं है। 2 वोट हो गए। अब बेचारे थर्ड स्टेट वाले जिनको सारे टैक्स भरने पड़ते हैं, वो ना भी कहें तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वोट तो एक ही हो रहा है। इसीलिए इस मीटिंग में ये बहस हो जाती है कि थर्ड स्टेट के लोग जो होते हैं, वो मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो इस बार मांग करते हैं कि अब की बार एक स्टेट एक वोट नहीं होगा, अब की बार एक मेंबर का एक वोट होगा। अब अगर ऐसा हो तो इनके 600 मेंबर हैं थर्ड स्टेट वालों के, 600 वोट हो जाएंगे, और एक आध आदमी भी अगर क्लर्जी या नोबिलिटी में से इनका साथ दे दे तो ये तो जीत जाएंगे। तो लुई 16 की बात टैक्स बढ़ाने की तो पूरी होगी ही नहीं। इसलिए लुई 16 ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, विरोध हो जाता है। फिर थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास लोग थे जो ये मांग कर रहे थे, वो विरोध में इस मीटिंग को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं कि हम इस मीटिंग को नहीं मानते। फिर वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं और वहाँ जाकर के टेनिस कोर्ट में जाकर के अपनी एक संस्था बना लेते हैं, नेशनल असेंबली, मतलब एक संगठन बना लेते हैं, और वहाँ पर शपथ लेते हैं कि जब तक हम इस किंग की सारी पावर को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे, क्रांति करेंगे। फिर क्रांति के लिए उन्होंने अगला दिन चुना 14 जुलाई 1789 को। इस दिन उन्होंने क्या किया कि लुई 16 जो राजा था इनका, इसकी शक्तियों का प्रतीक था ये बास्तिल का किला जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक जेल हुआ करती थी, इसमें कैदी हुआ करते थे, इस लुई 16 की आर्मी और हथियार सब हुआ करते थे। तो ये जो नेशनल असेंबली के गुस्साए लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन सब ने मिलकर के मीटिंग करके और मौका देख करके 14 जुलाई को इसी बास्तिल के किले पर अटैक कर दिया और यहाँ के कैदियों को छुड़ा लिया, वो भी इनके साथी बन गए, हथियारों पर कब्जा कर लिया। अब लुई 16 जो है वो फंस गया कि अब कहाँ जाएं, तो उसको फिर हार माननी पड़ी और उसने इन लोगों को कहा कि आप जो संविधान बनाना चाहते हैं, आप जो सिस्टम बनाना चाहते हैं वो बनाएं, मैं उस पर सहमति करता हूँ। तो यहाँ पर किंग इनको सहमति दे देता है और उसकी पोस्ट बनी रहती है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। अब सारे अधिकार नेशनल असेंबली के पास आ जाते हैं और फिर नेशनल असेंबली अपना एक संविधान बनाती है। उस संविधान में वो किस तरीके से सारा सिस्टम बनाती है उसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, नेशनल असेंबली में ये सभी लोगों को 2 तरह के सिटीजन्स में बांट देते हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव जिसे सक्रिय नागरिक और पैसिव जिसे निष्क्रिय नागरिक कहते हैं। ये क्या था, नेशनल असेंबली का मानना था कि फ्रांस में जो जो लोग टैक्स देते हैं और जो पुरुष हैं और 25 साल से ज़्यादा एज है, सिर्फ उन्हीं को ही एक्टिव सिटीजन माना जाएगा और उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन इसके अलावा जो टैक्स नहीं देते हैं और जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उन सबको पैसिव सिटीजन माना गया और उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये भी एक तरह का थोड़ा भेदभाव है जो आगे जा कर के फूटेगा। अब जो एक्टिव सिटीजन इन्होंने बना दिए, वही एक्टिव सिटीजन मिलकर के पहले 50,000 इलेक्टर्स मतलब वोट देने वालों को चुनेंगे। फिर वो वोट देने वाले जो इलेक्टर्स हैं वो 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। असली पावर इस देश को चलाने की इसी नेशनल असेंबली के पास होगी, क्योंकि यही किंग पर भी कंट्रोल करेगी और यही सारे मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगी। किंग के पास एक नाम मात्र का वीटो पावर होता है कि इसके किसी निर्णय को कुछ दिनों के लिए रोकने का, लेकिन उसके बाद फिर उसको भी मानना ही पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था नेशनल असेंबली ने। साथ में यही एक्टिव सिटीजन एक जज को चुनेंगे जो पूरे देश के न्यायिक सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को चलाएगा। ये सब डिसाइड किया नेशनल असेंबली ने। अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने पैसिव सिटीजन्स के साथ जो भेदभाव किया, उनको वोट देने का जो अधिकार नहीं दिया, जिसमें गरीब लोग भी थे जो टैक्स नहीं दे रहे थे और सारी महिलाएं भी थी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, बच्चों को तो चलो वैसे भी नहीं मिलता है वोट देने का अधिकार। तो ये जो पैसिव सिटीजन्स थे, फिर इनका मतलब इनको लगा कि हमारे साथ नुकसान हो रहा है। फिर ये लोग भी अपना विरोध करने लगे, अपने क्लब बनाने लगे और कई सारे क्लब बने, जिनमें सबसे फेमस क्लब रहा जैकोबिन्स क्लब। ये जो जैकोबिन्स थे ये एक तरह के संगठन थे। वो लोग
जो अपने आप को अलग तरह की वेशभूषा पहन करके लोगों से अलग दिखाते थे और ये विरोध जाहिर करते थे कि हम नेशनल असेंबली के इस अधिकार को, इस संविधान को नहीं मानते, जबकि नेशनल असेंबली कहती है कि ये बिल्कुल सही है और जैकोबिन्स कहते हैं कि ये गलत है। फिर अगला विरोध इन दोनों के बीच में होता है। 1789 में तो हमने देखा नेशनल असेंबली मतलब थर्ड स्टेट और लुई 16 के बीच पंगा हुआ, जिसमें नेशनल असेंबली जीत गई। अब नेशनल असेंबली के बाद जब उन्होंने संविधान बनाया तो नेशनल असेंबली और जैकोबिन्स इन दोनों के बीच में पंगा होने लगा। फिर यहाँ पर भी क्रांति होगी और जैकोबिन्स लोग जो हैं वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अलग ड्रेस बनाते हैं, और इनके हेड होते हैं जो इनको लीड करते हैं वो होते हैं मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये काफ़ी जुझारू नेता होता है और इसके भाषण से काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं और इसका साथ देते हैं। इस तरीके से फिर ये जैकोबिन्स नेशनल असेंबली के शासन को गिरा देते हैं। फिर इनके हाथ में पावर आ जाती है, मतलब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में। अब जब इसके पास पावर आती है तो ये भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति बनकर के साबित होता है। कैसे? इसके जो शासन को, इसका जो शासन था उसको आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्योंकि इसने जो 92 से 94 तक 1792 से 1794 तक शासन किया, इसमें बड़े ही सख्त कानून लगाए कि इसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चला जाता है। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में सिद्ध हो जाता है तो इसने एक बुलेटिन नामक मशीन बनाई और उस पर क्या होता था, जो भी दोषी पाया जाता था उसको इस तरीके से लेटाया जाता था और उसका सिर इस तरीके से बाहर करके ये ऊपर धार वाली एक ब्लेड हुआ करती थी जिसको एकदम से छोड़ा जाता था नीचे और इंसान की खोपड़ी धड़ से अलग हो जाती थी। तो इतनी बुरी तरह से लोगों को मरवा देता था ये, इसीलिए इसको आतंक का राज कहा जाता था। इसके शासन को कई लोगों को इसने मरवाया। जो भी मुकदमा चलता जिस पर, वो तो वैसे ही घबरा जाता क्योंकि लास्ट में सज़ा तो ये गुलेटिन मशीन वाली थी। लेकिन एक दिन ये खुद ही इसके लपेटे में आ गया। इसके ऊपर कई तरह के भ्रष्टाचारों का आरोप लगा और कोर्ट ने इसको ही दोषी पाया। तो इसी के द्वारा अपनाई गई मशीन पर 1994 में इसी का सर धड़ से अलग कर दिया गया, अपने ही मशीन के लपेटे में खुद आ गया। फिर 1794 में जैसे जैकोबिन्स का शासन खत्म होता है तो वहाँ पर एक डायरेक्टरी का शासन आता है। डायरेक्टरी मतलब जिसमें 5 सदस्यीय एक संगठन होता है, वो मिल करके इसको चलाते हैं। अब 5 सदस्य हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए आपस में इनकी गड़बड़ी होती रहती है, कोई ढंग से शासन ही नहीं हो पाता है। तो इसके खिलाफ भी लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। तो जैसे ही डायरेक्टरी का विरोध होने लगता है पूरे देश में, इसी दौरान नेपोलियन फ्रांस में एक सैनिक के तौर पर भर्ती होता है। फिर ये इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतना ज़्यादा सक्षम होता है कि ये सैनिक से सेनापति बन जाता है। सेनापति बनने के बाद फिर ये आसपास के इलाकों पर भी अपनी छाप छोड़ने लगता है और 1799 तक लगभग फ्रांस में इसके इतने अच्छे भाषण होते हैं, इतने अच्छे काम होते हैं कि जनता इसको अपने आप किंग ही मानने लगती है कि फ्रांस का हमारा अगला किंग यही होगा। उसके बाद ये फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस बनाता है और कुछ नए नए तरह के सुधार करता है जिससे फ्रांस को काफ़ी फ़ायदा हो। और फिर 1804 में फाइनली इसको एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया जाता है। 1804 में जैसे ये फ्रांस का सम्राट बनता है तो ये फ्रांस में पहले जो अच्छे अच्छे सुधार करता है, अब ये डिसाइड करता है कि फ्रांस की तरह मैं पहले पूरे यूरोप में सुधार करूंगा, फिर पूरी दुनिया में सुधार करूंगा। तो सुधार के बहाने ये पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, खास करके पहले पूरे यूरोप में। तो जैसे ये आसपास के एरिया में कब्जा करना स्टार्ट करता है तो यूरोप के काफ़ी एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। अब इसी दौरान ब्रिटेन भी इसकी सारी चालों को देख रहा होता है। ब्रिटेन भी काफ़ी चालाक लोगों वाला देश था। वो देख रहा है कि ये नेपोलियन धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है और कल को ये हमारे आमने सामने भी आएगा। तो वो पूरी नज़र रखते हुए इसके खिलाफ एक साजिश करते हैं। क्या करते हैं वो कि जैसे ये पूरे धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा था तो ब्रिटेन ने 3 और देशों के साथ मिलकर अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया 4 देश थे। चारों मिलकर के 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, मतलब वाटरलू एक जगह है, वहाँ पर इससे लड़ते हैं और उस लड़ाई में ये नेपोलियन हार जाता है क्योंकि वो चारों मिलकर के अटैक करते हैं और फिर इसको सेंट हेलेना नामक आइसलैंड पर भेजा जाता है एक जेल में। फिर वहाँ पर 1821 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से नेपोलियन के चैप्टर का एंड होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर का भी एंड होता है। ये पूरी कहानी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो पूरी दुनिया में सबसे पहले नेशनलिज्म लाई। फिर इस फ्रांस को देख करके धीरे धीरे यूरोप में, फिर पूरी दुनिया में नेशनलिज्म की भावना आई और आज लगभग सभी देश
स्वतंत्र हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स टू वॉच।